यस, तो अब आइए, आपके सामने आपके स्लाइड में दिख रहा होगा राजपूत वंश। एक्चुअली देखिए होता क्या है, पहले भूमिका को समझिए। वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द मेडिवल इंडिया, और मेडिवल इंडिया में जैसा मैंने आपको बताया कि फॉरेन इन्वेजन्स खूब सारे होते हैं, तीन कम से कम होते हैं। तीन विदेशी आक्रमण हुए। एक 712 में हुआ जिसको मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, इनके नेतृत्व में। एक हुआ लगभग 1001 से लेकर के 1026 तक, महमूद जिसको आप गजनी बोलते हो, गजनी का महमूद, इसने आक्रमण किया। और एक आक्रमण आपका होता है लगभग मान के चलिए इंडिया में एंट्री उसकी 1178 में होती है, ठीक है, और ये 1194 तक यहाँ रहते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं। तो ये है गौरी या गोरी, ये तीन लोगों का आक्रमण होता है, आप देखे होंगे। तो मैंने आपको ये बताया, ये एक्चुअली इन दोनों ये जो दौर है, यानी 712 से लेकर के तकरीबन 1000 ईस्वी तक का दौर, इस दौर में हमने एक चैप्टर के तौर पर आपको पढ़ाया है जिसको आप कहते हो त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से कन्नौज को लेकर के तीन अलग अलग राजवंशों के मध्य आपाधापी होती है, ठीक है। और अब जो बात, आज का जो चैप्टर में मेरी बात हो रही है, राजपूत राजवंश जिसको आप कहते हो, वास्तव में ये जो लगभग मान के चलिए 1000 के बाद से ये जो 1078 का ये जो दौर है, ये लगभग जो 150-170 सालों का जो ये जो दौर है, इस बीच आपको नजर आएगा राजपूतों का उदय होता है, या राजपूत राजवंशों का उदय होता है। और जिस तरीके से महमूद गजनी ने आकर के अंततः जो गुर्जर प्रतिहार हैं उस राजवंश का खात्मा कर दिया, और उन्हीं गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अवशेषों पर ही नए नए राजपूत वंशों का उदय होता है। वास्तव में गुर्जर प्रतिहार भी स्वयं राजपूत वंश का ही एक उदाहरण है। और उसी प्रकार जब गौरी आते हैं ना, इन गौरी ने आकर के क्या कर दिया, तमाम राजपूत राजवंशों को भी आकर के यहाँ पे हरा दिया और ध्वस्त कर दिया। किंतु ये जो दौर है गजनी से गौरी तक के बीच का जो ये दौर, जिस दौर को भारत के इतिहास में राजपूतों का इतिहास के रूप में जाना जाता है, इस विषय में आज की हमारी चर्चा। तो आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे स्पष्ट बताया है आपको कि जो आपका गुर्जर प्रतिहार है, इनके पतन के बाद, इनके पतन के पश्चात, है ना, अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग ये जो राजवंश नजर आ रहे हैं, ये सब के सब राजपूत राजवंश है। जैसे एक है सोलंकी, एक है परमार, चंदेल, तोमर और गढ़वाल। इन सब के बारे में आज हम विशेष तौर पर आपसे चर्चा करेंगे। सोलंकी राजवंश जिसको आप कह रहे हो, ये कौन सा एरिया में है, तो गुजरात में है, अलग अलग एरिया में आपको नजर आ रहा है। परमार मालवा का क्षेत्र है। चंदेल जो है वो बुंदेलखंड में है। तोमर जो है वो दिल्ली में आपको नजर आ रहा है, और गढ़वाल जो है वो कन्नौज में नजर आ रहा है। अलग अलग हैं, आपको नजर आ रहा है। एक और आपको मिल जाएगा, जैसे चौहान मिल जाएगा, एक इसमें अगर आप जोड़ दो तो चौहान जोड़ दीजिए। अजमेर वाला जो इलाका है, उस इलाके में आपको राजस्थान का, उस इलाके में आपको एक अजमेर चौहान राजवंश, इसी के पृथ्वीराज जो जिसके बारे में आप पढ़ते हो, जिनका मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय इसी राजवंश के हैं। तो ये एक मोटी एक फॉर्मल इंट्रो हुआ। अब आप आगे बढ़िए। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि महमूद जो गजनवी आता है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हमने आपको भी बताया कि लगभग मान के चलिए 1000 से लेकर के 1027 एडी के आसपास में ये भारत में 17 बार आक्रमण करता है। और सबसे पहले ये 1000 एडी में हिंदू शाही वंश, ये जो भारत के पश्चिमोत्तर में एक राजवंश है हिंदू शाही, इस पर आक्रमण किया। फिर 1008 में आकर के वहिंद की लड़ाई लड़ता है, हिंदू शाही की समाप्ति कर देता है ना। यानी 1000 में हिंदू शाही वंश पर आक्रमण किया, किंतु हिंदू शाही वंश का
एकदम पूरी तरह से खात्मा कर देता है 1008 में, जो कि वहिंद की लड़ाई कही जाती है इसको, ठीक है। और 1018 में गुर्जर प्रतिहार का जो शासक है राज्यपाल, उसको भी कन्नौज में आके हरा दिया। देखिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, सबसे लंबे समय तक कन्नौज पर राज करने वाला शासन गुर्जर प्रतिहार ही रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 1025 एडी में क्या किया है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है इसने, और 1030 में ये मर गया है, ठीक है, समझ में आई। तो सोमनाथ मंदिर पर जब इन्होंने आक्रमण किया, उस वक्त सोमनाथ यानी गुजरात वाला जो इलाका है, इसमें सोलंकी राजवंश का शासन रहता है, और जो राजा है कंटेम्प्ररी जो किंग है वो है भीमदेव प्रथम। ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए बड़ा अच्छा एक आपको बता दूं, एक ये जो गजनी है, अभी हम गजनी पढ़ रहे हैं, गजनी का समकालीन है भीमदेव प्रथम, ठीक है। वहीं जब हम अभी गौरी की बात करेंगे आगे चल करके, तो उस टाइम इनका समकालीन है भीमदेव द्वितीय। अभी हम बात करेंगे इस पर, ये एक अच्छा कोइंसिडेंस है, याद रखिएगा। अच्छा, इनका ये जो जिस वक्त सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर रहा था गजनी, उस दौर में समकालीन चोल शासक आपको राज फर्स्ट है, जो नहीं मैंने बताया था पिछले क्लास में कि राज फर्स्ट, जो कि प्रोबेबली चोल एम्पायर का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। और ये सारी बातें ये याद रखिएगा, ये सारी बातें महमूद गजनवी के बारे में, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें जो मिलता है, एक किताब है जिस किताब का नाम है किताबुल हिंद, जिसके राइटर है अल-बिरूनी। तो कई बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा कि अल-बिरूनी महमूद गजनी के साथ भारत नहीं आया था, वो गजनी में ही था, किंतु जब इधर से महमूद गजनी लौटा, तो लौटने के बाद जो चीजें उसको मिला वहां पे, उन तमाम चीजों, जो चीज यहां से लेके गया, उन तमाम चीजों के आधार पर अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था। करेक्ट, वो यहां आया नहीं था स्वयं, तो याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए फिर से एक बार हमारी जो चर्चा हो रही है, तो फॉरेन इन्वेजन हुआ है कब कब, 712 में कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने किया है, और इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर इस टाइम राजा कौन था, तो दाहिर, मैं दाहिर नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये अंतिम हिंदू शासक था सिंध का, याद रखिएगा। फिर गजनी इन्होंने किया है, अभी इसी के बारे में चर्चा हुई। और फिर आगे चल करके भी हम लोग देखेंगे गौरी भी आक्रमण करता है, और 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, फिर 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और 94 में चंदावर का युद्ध लड़ता है। 91 में हार जाता है मोहम्मद गौरी से, 92 में मोहम्मद गौरी से को हरा 91 में हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, 92 में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, और 94 में चंदावर की जो लड़ाई है, इसमें जयचंद को हराता है। तो तीनों लोग, और जयचंद कहाँ का शासक है, तो कन्नौज का राजपूत शासक है, ठीक है, उधर गढ़वाल शासक है। इधर 91 और 92 में जो युद्ध होता है वो चौहान राजपूत हैं आपके, पृथ्वीराज चौहान। तो कुल मिलाकर के दिखाई दे रहा है आपको कि गौरी में आता है, और गौरी आकर के अंत में फिर से इन तमाम राजपूत राजवंशों का क्या कर दिया, इन्होंने खात्मा कर दिया, और गौरी का आकर के यहाँ पे अपना एक स्टेब्लिश कर लेता है अपना एक शासन को। और गौरी के ही ये मोहम्मद जो गौरी हैं, इन्हीं के एक गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वही ऐबक आगे चल करके गुलाम राजवंश, गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 में, और यही 1206 को फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो गौरी आकर के पूरे भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज कर देता है। और इस बीच ये जो गजनी है और ये जो गौरी है, इस बीच का जो ये दौर है, उस दौर को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ राजपूत किंगडम्स। इस दौर को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ राजपूत किंगडम्स। आइए अब एक एक करके उन राजपूत राजवंशों की चर्चा आपसे मैं करता हूं कि आखिर कौन कौन इस दौर में था। तो एक है चौहान राजवंश, चौहान है ना, चौहानों के बारे में देख लीजिए। इनका जो संस्थापक है वो है, फाउंडर जो है वो सिंहराज प्रथम है। राजधानी इनकी शाकंबरी है, और बाद में अजमेर हुई है। जो सबसे प्रतापी राजा हम लोग जिसको पढ़ते, अभी फिल्म भी आई थी अभी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो 1777 से 1192 एडी के आसपास का इनका वक्त है। और इन्होंने देखिए, ये एक बहुत ताकतवर, बड़े साम्राज्यवादी एक शासक हुआ करते हैं। ये देखिए, इन्होंने गुजरात के सोलंकियों को हराया, मालवा का परमार वंश को हराया, दिल्ली में तोमर को अपने अधीन कर लिया, और गुजरात के गढ़वाल को भी एक तरीके से, इन सब को इन्होंने क्या किया, हरा दिया। और इनके बारे में जो पूरी कहानी हमें पता चलती है वो पृथ्वीराज रासो एक किताब है
जो इन्हीं के एक दरबारी लेखक है चंद बरदाई, इनके द्वारा लिखा गया है, और एक पृथ्वीराज विजय जो कि जैनक के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, 2 किताबें जो इस दौर के राजपूत राजवंशों की अच्छी जानकारी देती है, वो है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का और पृथ्वीराज विजय जैनक का। ठीक है, अब देखिए चंदेल में आने से पहले चौहान के बारे में कुछ और बात मैं आपको बता दूं। ये जो पृथ्वीराज चौहान जब गढ़वाल क्या कहते हैं उधर, हाँ, कन्नौज में आकर के एक राजा है पृथ्वीराज चौहान के टाइम में, इसके कंटेम्पररी कन्नौज का एक राजा है। कौन है कन्नौज का राजा? तो कन्नौज में इस वक्त एक राजा है जिसका नाम है जयचंद, और इस जयचंद की एक बेटी है जिस बेटी का नाम है संयोगिता। और इस संयोगिता के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती उठा के ले गया था, और उसी समय से जयचंद को इनके प्रति एक गुस्सा, एक घृणा था, और इसी जयचंद ने कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को बुलाया था कि आओ और तुम पृथ्वीराज चौहान को हराओ। ये और बात है कि बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा, किंतु ये कहानियां आपको जानना चाहिए। और इस बीच जो 2 युद्ध लड़ा है, एक्चुअली देखिए हरियाणा में एक जगह है करनाल, और करनाल का जो इलाका है इसको आप कहते हो तराइन, और इस तराइन में लगातार 2 युद्ध होता है, तराइन फर्स्ट एंड तराइन सेकंड। जो फर्स्ट होता है वो होता है 1191 में, जो सेकंड होता है वो होता है 1192 में। दोनों ही युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच? तो गौरी वर्सेस आपका पृथ्वीराज चौहान, है ना, चौहान। ये दोनों ही युद्ध जो है गौरी वर्सेस चौहान लड़ा गया, याद रखिएगा। तो लेकिन कहाँ रिजल्ट में थोड़ा अंतर आता है। फर्स्ट टाइम जो पहला युद्ध हुआ जो तराइन फर्स्ट हुआ उसमें चौहान जीत गए, किंतु जो दूसरे बार युद्ध हुआ उसमें कौन जीता? तो गौरी जीत गया, और अंत में जो अंतिम में जो जीता वही विजय माना गया। और इस तरीके से 1192 ईस्वी में तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। बाद में पृथ्वीराज चौहान को मर्डर कर दिया गया, मतलब मार दिया गया। कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जब फर्स्ट टाइम जीतता है ना, ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम जीता और गौरी भागने लगा। तो भारतीय जो राजपूत राजा है ना, राजपूत राजाओं की खूबी हुआ करती थी, ये लोग बड़े एथिकल तरीके से लड़ते थे, मतलब इनके लिए प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब वो सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा चलते थे कि नहीं, मैं जो कह देता हूँ, जो सिद्धांत है मैं उससे अलग नहीं होऊंगा, और इसलिए भागते हुए राजा को पीठ में वार नहीं करूंगा, और इसलिए गौरी को छोड़ दिया। और वही गौरी या फिर आपके इसके पहले जो आए थे आपका गजनी, या फिर इसके पहले जो आया था, इन लोगों के लिए नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता है। ये लोग केवल लड़ते हैं इसलिए क्योंकि हमें जीत चाहिए, जीत के लिए द फाइट फॉर द विन, इसके लिए ही केवल वो काम करते हैं, ठीक है ना। और उनके लिए कोई बात नहीं है, वो जानते हैं कि ज्यादा नैतिक होने के चक्कर में अगर हार गए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो जिंदगी खत्म ना हो, जिंदगी रहेगी तब ना हम आगे बढ़ेंगे, और इसलिए उनके लिए ये सब इशू नहीं था। तो देखिए सेकंड जो तराइन द्वितीय युद्ध हुआ है उसमें यही मोहम्मद गौरी जो 1 साल पहले हारता है, उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, ठीक है। तो ये कहानी आपको याद रखना है चौहान राजवंश के बारे में। फिर आगे बढ़ता हूं चंदेल वंश के बारे में। देखिए चंदेल वंश का जो शासन है वो बुंदेलखंड के इलाके में है। इनके इस वंश का संस्थापक है यशोवर्मन। देखिए ये सब याद रखना है। राजधानी है कालिंजर जो खजुराहो के समीप है, और खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है ना, इसका निर्माता यही यशोवर्मन है। तो याद रखिएगा बढ़िया से कि खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर कौन बनाया? चंदेलों ने खजुराहो, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि जो एलोरा है ना, वो राष्ट्रकूटों ने बनाया, ठीक उसी प्रकार खजुराहो के बहुत सारे मंदिर जो है चंदेलों ने बनवाए। फिर उसके बाद दूसरा राजा है धंगदेव, इनका एक शिलालेख है खजुराहो शिलालेख। फिर विद्याधर के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट याद रखिए, कंदरिया महादेव एक मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। ये पंचायतन जो शैली में बनाया गया है। पंचायतन शैली कहने का मतलब ये देखिए क्या है कि मान लिया जाए ये एक चबूतरा है और यहाँ पर एक मंदिर है, ठीक है, ये ऐसे एक मंदिर है। तो अब क्या करेगा, यहाँ भी एक बना दिया जाएगा छोटा सा, यहाँ भी एक बना दिया जाएगा छोटा सा, यहाँ भी एक मंदिर बना दिया जाएगा छोटा सा, और एक मंदिर यहाँ से छोटा सा बना दिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये 5 मंदिर आपको नजर आएगा। इसको पंचायतन श्रेणी या शैली कहा गया। तो पंचायतन शैली में निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो में है, ये विद्याधर जी के द्वारा निर्मित है, और वो चंदेल वंश से बिलोंग करते हैं। इस वंश के एक और
जो महत्वपूर्ण शासक और अंतिम शासक है उसको कहते हैं परमार्दी देव। परमार्दी देव को याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो पृथ्वीराज चौहान ने, ये देख सकते हैं आप, अलग अलग सबको लगभग हराया है। चंदेलों को भी यहाँ पे नहीं दिखाया गया क्या, ठीक है, मतलब चंदेलों को भी हराया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वीराज ने इनको हराया। और इसी ये जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो इनकी लड़ाई हुई थी, तो परमार्दी देव यानी चंदेल वंश के दो बड़े योद्धा हैं जिनका नाम आल्हा और उदल है। और ये जो आपका पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहाँ के जो लोकगीत, जो फोक लोर, फोक संगीत वगैरह जो भी हैं, वहाँ पे आल्हा उदल का बड़ा आपको नाम मिलता है। वहाँ की जो किंवदंतियां हैं, जो कहानियां हैं जो प्रचलित हैं, वहाँ पे आल्हा उदल का आपको नाम मिलेगा। ये वही आल्हा उदल है जो कि आपका परमार्दी देव के साथ की लड़ाई में चंदेल वंश का एक बहादुर सिपाही हुआ करते थे, किंतु पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई में ये लोग मारे गए। आगे देखिए, अगला है परमार वंश जो मालवा में है। ये इन्हें प्रथम अग्निकुल वंश कहा जाता है। कहा जाता है कि एक यज्ञ कर रहे थे वशिष्ठ जी, एक यज्ञ कर रहे थे, है ना, कहाँ, तो माउंट आबू में, माउंट आबू राजस्थान में है। एक यज्ञ कर रहे थे और इस यज्ञ में, यज्ञ वेदी में अग्निकुंड से एक पुरुष का पदार्पण होता है और वहीं से परमार वंश का की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए ये इसको, इन्हें अग्निकुल या अग्निवंशी कहते हैं। ये तो भोज जो आपको नजर आ रहा है, भोज इस राजवंश का एक बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा ही लोकप्रिय राजा है भोज परमार। ये साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हैं। चित्तौड़, कोंकण, साबरमती, विदिशा कई एरिया को इन्होंने जीता। हिंदू शाही वंश को जब गजनी आया था, मैंने आपको बताया है गजनी जो है आया है उस दौर में, सबसे पहले इन्होंने हिंदू शाही वंश को तबाह किया। तो इस समय ये जो भोज परमार हैं, इन्होंने हिंदू शाही वंश को मदद किया था गजनी के विरुद्ध में। इसके अलावा इन्होंने कई सारे शहर का निर्माण करवाया। आप देख सकते हैं एक भोजपुर है, भोजपाल है जो बाद में भोपाल कहलाया। इस प्रकार के शहरों का इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक है, आगे देखिए गुजरात के सोलंकी में। गुजरात के सोलंकी की बात करोगे आप तो इनकी राजधानी अन्हिलवाड़ा है। संस्थापक मूलराज प्रथम है, मूलराज फर्स्ट, भीमदेव प्रथम यहाँ पे आ जाइए। तो गजनी का आक्रमण इसी समय होता है। सोमनाथ मंदिर को चूंकि गजनी ने लूट लिया, मोहम्मद गजनी ने, तो इसका पुनर्निर्माण इन्होंने कराया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने किया है। मोढेरा वहीं गुजरात में हिसाणा में है, वहां पे एक सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण भी इन्होंने कराया। और एक वर्ल्ड यूनेस्को साइट है यूनेस्को का, रानी की बाव है ना, रानी की बाव, इनकी एक रानी है उदयमती, इनके लिए एक तरीके से मान के नहाने के लिए कुआं टाइप का एक नहाने के लिए व्यवस्था की गई थी। तो रानी की बाव का भी निर्माता यही है। और दिलवाड़ा में एक ऋषभ देव को समर्पित, ऋषभ देव कौन है, तो आपका जैनों के प्रथम कौन है, फर्स्ट जो गुरु हैं इनके जैनों के, उनको समर्पित एक विमल बसाही मंदिर दिलवाड़ा में इन्होंने बनाया। दिलवाड़ा में याद रखिए जैन धर्म का केंद्र है और इनके मंत्री हैं विमल शाह, इन्होंने बनवाया था। ठीक है ना, तो कई सारी बातें आपको भीमदेव प्रथम के बारे में याद रखना है। भीमदेव प्रथम सोलंकी राजवंश के हैं। दूसरी बात, गजनी का आक्रमण इन्हीं के वक्त में होता है, उसी के समकालीन है ये। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन इन्होंने किया था। मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। रानी की बाव एक इनका है जो कि इन्होंने बनाया था, ये वर्ल्ड यूनेस्को साइट में भी इनको रखा गया है। और दिलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित करके एक विमल वसाही मंदिर, इनके एक मंत्री हैं विमल शाह, इनके द्वारा बनवाया गया। राइट, आगे देखिए करण देव, एक इन्हीं इसी राजवंश में करण देव है। इन्होंने कर्णावती एक शहर बनाया था, यही शहर बाद में अहमदाबाद कहलाया, है ना, अहमदाबाद। हालांकि बाद में अहमद शाह अब्दाली ने इस शहर को लेकर के काम किया है। फिर जो आपका एक सेकंड जस्ट वेट प्लीज, है ना।